नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के इस आर्टिकल को शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस के एक बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य से, जिसमें उन्होंने कहा है कि याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। ठीक है। इस दुनिया में ये तो बोला गया है कि अन्याय करना बहुत बड़ा अपराध है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन इनके अनुसार अन्याय सहना उससे भी बड़ा अपराध है। अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है और उस अन्याय को आप बर्दाश्त कर रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों के साथ समझौता करके उसी के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, तो फिर आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि अन्याय को बर्दाश्त करना भी एक प्रकार से बहुत बड़ा अन्याय है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है तो उसको जवाब दें, उसका मुंह तोड़ जवाब दें। ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आपका जीवन जो है सुधर पाएगा। नहीं तो इस दुनिया में, इस बहुत ही जंगली प्रकार की ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, इसमें अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास किलर इंस्टिंक्ट होना चाहिए। लड़ाई करने के लिए आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि अगर आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे तो वो 2 कदम पीछे हट जाए आपको देखकर। और यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी करने के लिए और आगे अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो गलत के आगे कभी झुकिए मत। अगर आप गलत के आगे झुक रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो कला नहीं है, आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट नहीं है कि आप एक सिविल सर्वेंट बन सके। क्योंकि जब आप सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे राजनीतिक लोग, बहुत सारे नेता आपको परेशान करेंगे, आपको अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर करेंगे, आपको धमकी देंगे। लेकिन अगर आप उनकी धमकियों से डर गए और अपने काम को आपने बदल दिया, अपनी नैतिकता को आपने अलग कर दिया अपने आप से, तो फिर आप समझ लीजिए अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं माने जाएंगे। इसलिए कभी भी गलत लोगों के साथ समझौता मत करिए। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के कुछ आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है नरेंद्र मोदी, जो G7 देशों की जो एक प्रकार की जो समिट चल रही है उसमें गए हुए हैं। और वहां पर उन्होंने जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो उन्होंने जीत हासिल की, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि भारत का जो चुनाव का रिजल्ट है वो लोकतंत्र की एक प्रकार से लोकतंत्र की जीत है। द विक्ट्री फॉर द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने अरुंधति राय और हुसैन, ये इन लोगों के ऊपर यूएपीए का एक कानून लगता है जिसकी धारा 13 है, उसके तहत इन लोगों के ऊपर एक प्रकार से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस लेने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, अप्रूव कर दिया है। ये 2010 की बात है। 2010 में इन्होंने जम्मू कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा स्पीच दिया था, कुछ ऐसा भाषण दिया था जिसकी वजह से इनके ऊपर केस किया गया था अक्टूबर 2010 में। और उसी केस को दोबारा से सुनते हुए जो है यहाँ की दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको आगे बढ़ाया था और उसको अप्रूव करते हुए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने ये आदेश दे दिया, ये अप्रूवल दे दिया कि इनके ऊपर ये केस चलाया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पवन कल्याण जो है उनको आंध्र प्रदेश का डीवाई चीफ मिनिस्टर मतलब डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चुना गया है और बहुत सारे मंत्रालय उनके जिम्मे किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पर्यावरण मंत्रालय हो गया, पंचायती राज मंत्रालय हो गया। चौथा है सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसने जो है आरटीआई के एक क्वेश्चन पूछा गया था, आरटीआई के एक्ट के तहत एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंशियल असेंट होता है उसको कभी रामनाथ कोविंद ने कभी उसको रिकंसिडर किया। जैसे मान लो अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या बोलता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी काम करेगा, कोई फंक्शन करेगा, वो उसको एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो क्या कभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जब उसने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को एडवाइस किया है तो क्या कभी रामनाथ कोविंद ने उसको रिकंसिडर किया है, कभी उसको वापस किया है, कभी दोबारा उसको उस पर विचार करने के लिए बात की है? तो इसके जवाब में राष्ट्रपति सचिवालय से उत्तर मिला कि इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। पांचवा आर्टिकल है, एनएसएसओ सर्वे जो है उसमें ये पाया गया है कि कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया था, जो दूसरी लहर आई थी, उसने इनफॉर्मल इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया था। हालांकि अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो अच्छे से ग्रो कर रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल है। चले पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। भारत का जो पोल रिजल्ट आया उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने G7 की जो इस समय बैठक चल रही है उसमें बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि ये जो हम लोगों की जीत हुई है, जो लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जो जीत हुई है,
वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की जीत है, लोकतांत्रिक दुनिया की जीत है। ठीक है, यह समिट जो है, यह समिट कहाँ हो रही है? यह समिट इस समय हो रही है इटली में। ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और उनकी निष्पक्षता और उनकी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की भी सराहना की। और ये जो G7 देश हैं, इस पर मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए इसको बहुत डिटेल में नहीं बनाना है। बस इतना समझ लीजिए G7 कंट्रीज जो हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। पहले तो कनाडा हो गया, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर जापान, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये सारे जो 7 देश हैं ये हैं G7 कंट्रीज का पार्ट। ठीक है, दुनिया भर का 50% ग्लोबल जीडीपी का भी हिस्सा है। तो इस सेशन में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने जो कि अगर इस सेशन की बात करें तो यह सेशन फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ठीक है, और अफ्रीकन डेवलपमेंट के मुद्दों पर यह फोकस था और मेडिटेरेनियन के मुद्दों पर फोकस था, खास करके भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के बारे में इस पर बातचीत हुई। और खास करके पोप फ्रांसिस से, जो कि पहली बार जो है G7 सेशन को एड्रेस कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हुए पहली बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो डेवलपमेंट के लिए और असमानता को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सक्सेना जी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने फ्राइडे को एक केस जो है, खास करके वो अरुंधति अरुंधति राय के ऊपर एक केस लगा हुआ है। अरुंधति राय है जो कि बहुत भारत की बहुत प्रख्यात लेखिका है। ठीक है, अरुंधति राय है और एक शेख शौकत हुसैन जी हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन लोगों ने 2010 में एक स्पीच दी थी। वहां पर एक प्रोग्राम किया गया था जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में। वहां पर एक प्रोग्राम किया गया था, उसका नाम था आजादी। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम था आजादी। उसी आजादी प्रोग्राम में उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों पर बातचीत की थी, कुछ ऐसे भाषण दिए थे जिससे झलक रहा था कि ये लोग जम्मू कश्मीर के का जो सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा होता है उसको बोलते हैं अलगाववाद। तो अलगाववाद के बारे में कुछ बातचीत, उसको एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे थे अलगाववाद को, ऐसा इन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया था। तो ये केस इनके ऊपर हुआ था 2010 में। ठीक है, ये केस कब हुआ था? 2010 में। और जो यूएपीए एक एक्ट है उसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसकी जो धारा 13 है उसके तहत इनके ऊपर केस चलाया जाएगा और इनको उसका दोषी, देखते हैं आगे ये प्रूव होता है कि नहीं, ये उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। और ये इवेंट जो घटना हुई थी ये 2010 में हुई थी। ठीक है, तो अरुंधति राय जो है ये काफी प्रख्यात प्रसिद्ध समाज सेवी और लेखिका है। अब थोड़ा अरुंधति राय के बारे में समझ लेते हैं कौन है ये। अरुंधति राय जो है, इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है आर्किटेक्चर में पूरी की है और इन्होंने 1997 में बुकर प्राइज भी जीता था अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, और उनके और आर्टिकल्स थे। एक और किताब थी द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, ये दोनों किताबें जो हैं पूरी दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में जो है अनुवादित हुई, यानी कि बहुत फेमस और बहुत प्रसिद्ध बुक है। उनकी और एक बुक है मामूली आकृति का देवता। ठीक है, और अपार खुशी का घराना। ये भी कुछ इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताबें, और उर्दू में भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी। ठीक है, जैसे न्याय की घंटी, न्याय का गणित, सॉरी न्याय का गणित, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण इनकी किताब है। ठीक है, आहट देश, इन सारी रचनाओं को लेकर के जो है इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत ही फेमस ये एक व्यक्तित्व है भारत का। ठीक है, इनके ऊपर अब केस चलाया जाएगा। चलिए अगले आर्टिकल चलते हैं। यूएपीए के बारे में समझते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज है क्या आखिर। ये जो एक्ट है ये 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था, खास करके उस टाइम पर जो फंडामेंटल राइट है उसमें विशेष जो फंडामेंटल राइट हम लोगों का है फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल 19 क्लास 1 के तहत जो है उस पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। जिसमें अगर आप देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू असेंबल पीसफुली, मतलब शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने का अधिकार, और ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाने का अधिकार। इन सारे अधिकारों पर एक युक्त युक्त निर्बंधन लगाने की बात की गई थी। तो ऐसे बोल सकते हैं टेररिज्म चूंकि उसी टाइम पर इंट्रोड्यूस हो रहा था दुनिया भर में या भारत में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रकार से ये एक्ट लाया गया। और थोड़े टाइम बाद, कुछ समय बाद, बहुत सारे और एक्ट लाए गए, जैसे कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, जिसको हम टाडा बोलते हैं। इसी टाडा अदालत में ही जो है संजय दत्त का केस चला था, टीएडीए एक्ट है।
उसके बाद एक और एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पीओटीए जिसको बोलते हैं। पहले ये ऑर्डिनेंस के रूप में आया था, पहले पीओटीओ था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, फिर बाद में ये पीओटीए हो गया। जब इसको लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया तो ये पीओटीए हो गया। हालांकि पीओटीए और ये जो टीएडीए है इनको बाद में समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये जो यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये जो है ये टेरर गतिविधियां, आतंकी गतिविधियों और उनको फंड करने वाले लोगों को, और उनको फंड करने वाले कमीशन, उनको फंड करने वाली संस्थाओं या ऐसी संस्थाएं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रही हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये जो एक्ट है यूएपीए, इसका बहुत बृहद स्तर पर इस्तेमाल किया गया भारत में। पवन कल्याण जो है वो जनसेना पार्टी, जो आंध्र प्रदेश की सेना है, जनसेना पार्टी, उसके मुखिया हैं। उनको नई गवर्नमेंट जो चुनी गई है उसमें उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उनको बहुत सारे मंत्रालय मिले हैं, जैसे खास करके पंचायती राज मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल वाटर सप्लाई है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो जो है उनके हिस्से में आए हुए हैं। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रसिद्ध नेता हैं, साउथ इंडियन सुपरस्टार भी आप इनको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये दक्षिण भारत में। ठीक है, अब चलिए समझते हैं एक और आर्टिकल में। सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, उसने आरटीआई के क्वेश्चन का जवाब देते हुए ऐसा कहा है कि प्रेसिडेंशियल असेंट जो है उसके संबंध में क्या, प्रेसिडेंशियल असेंट मतलब जो प्रेसिडेंट सलाह लेता है, ठीक है, जो सलाह लेता है, खास करके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेता है। तो उसको सलाह लेते हुए जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, जब भी मंत्रिपरिषद ने प्रेसिडेंट को सलाह दिया है, तो क्या कभी उसने उसको दोबारा रिकंसीडर किया है? रामनाथ कोविंद जी ने क्या कभी उसको दोबारा से विचार करने के लिए भेजा है वापस मंत्रिपरिषद के पास? ये सवाल था। और इस सवाल का जवाब देते हुए जो राष्ट्रपति सचिवालय है उसने कहा है कि इस पर किसी प्रकार का डेटा जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इस पर किसी प्रकार का डेटा जो है उपलब्ध नहीं है, ये मामला है पूरा। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और उसको एडवाइस देने के लिए होगी, मतलब प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रेसिडेंट को सहायता करेगी और उनको एडवाइस देगी। और ये सहायता और ये एडवाइस जो है ये मानने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य होंगे एक प्रकार से। तो इसका एक पूरा जो प्रावधान है उसको समझिए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, इसमें यह कानून बना दिया गया कि जो भी सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगी प्रेसिडेंट को, ठीक है, जो भी सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देगी उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट जो है बाध्य होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट बाध्य होगा और वो वापस नहीं कर सकता। ठीक है, उसको वापस नहीं कर सकता। ये हुआ। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार आई और 44वां संविधान संशोधन उसने किया और उसमें इसने ये कर दिया कि एक बार अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देती है तो उस सलाह को एक बार वापस कर सकता है। ठीक है, उस सलाह को एक बार जो है प्रेसिडेंट वापस कर सकता है, लेकिन अगर दोबारा सलाह जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को दिया तो दोबारा उस सलाह को मानना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को। ये पूरा आर्टिकल था। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था। अब इसमें देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे हेड में होता है कैबिनेट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो है कैबिनेट। उसके बाद आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर उसके बाद आएंगे डिप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे केंद्र में कौन रहेगा? सबसे केंद्र में रहेगा कैबिनेट। इसीलिए कैबिनेट प्रणाली भी कभी कभी संसदीय शासन प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए अब थोड़ा सा एनएसएसओ के बारे में समझ लेते हैं, क्या मामला है इसका। इसमें एनएसएसओ ने अपने एक सर्वे में, एनएसएसओ में एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में जो है एनएसएसओ ने कहा है, एनएसएसओ ने अपने सर्वे में एक बात बताई है। उसमें इसने कहा है कि 2019 में जो कोविड-19 आया था, जो कोरोना महामारी आई थी,
उसकी जो दूसरी लहर थी, जो सेकेंड वेव था, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर जो था, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। ठीक है, बहुत बुरी मार। और आपने देखा भी होगा कि जितने लोग भी ग्रामीण क्षेत्र से बाहर गए थे, जैसे जो वेंडर होते हैं, खास करके बड़े बड़े शहरों में जो ठेला वगैरह लगाते हैं, जो सब्जियों की दुकानें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उन पर बहुत बुरा और बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सेकेंड वेव खत्म हुआ कोरोना का, उसके बाद धीरे धीरे ये देखा गया कि जितने भी इनकॉर्पोरेटेड फर्म के एम्प्लॉइज थे, उनके अंदर ग्रोथ देखी गई। वो ग्रोथ 6% से 8% की ग्रोथ देखी गई। ठीक है, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि बाद में जब कोरोना का सेकेंड वेव खत्म हुआ, तो धीरे धीरे करके इनफॉर्मल सेक्टर जो है उसने अपनी रफ्तार पकड़ ली और उसको वापस में जो है ग्रोथ में हासिल हो गई। ठीक है, और बाद में और आगे ये भी बताया गया कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जो कि इंटरप्राइजेस का ग्रो दिखाते हैं, उसमें 9.83% जो है एक प्रकार से करंट प्राइसेस लेवल पे जो है उसका ग्रोथ है। ठीक है, अक्टूबर 2022 से 2023 के बीच में ऐसा मामला देखा गया। ठीक है, अब कंपेयर किया जाए अगर 2021-22 से, तो ये पता चलेगा कि जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ में थोड़ी सी कमी 2021-22 में देखी गई। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। ये आप जो भी देख रहे हैं फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा जो सेक्टर है, ये सेक्टर क्या है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है। मतलब ये इकोनॉमी की मुख्य धारा की चीजें नहीं है। ठीक है, जो लोग आप देखते होंगे सड़क के किनारे लोग सामान बेचते हैं, ऐसे लोग जो सामान बेचते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। जैसे वो इनकम टैक्स के दायरे के बाहर होते हैं ये सब। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो बाद में चलकर क्या बन गया, वो बाद में चलकर बन गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो मर्ज हो गया किसके साथ, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के साथ। ठीक है, जिससे बाद में जब मर्ज किया गया तो उसके बाद क्या बन गया द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ऑन 23 मई 2019, 23 मई 2019 में जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और नेशनल सॉरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। मतलब अगर आप इसको ऐसे समझे, NSSO प्लस CSO, इसको मर्ज कर दिया गया और इसको मर्ज करके क्या बना दिया गया, इसको मर्ज करके बना दिया गया NSO। ठीक है, ये बना दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत काम करती थी। कब तक काम करती थी, मई 2019 तक। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, 23 मई 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसके बाद जो मर्ज हुआ, किसका मर्ज हुआ, NSSO का और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का मर्ज हुआ। फिर बाद में क्या बन गया, बाद में बन गया NSO। और जब ये NSO बन गया तो फिर NSO किसके अंतर्गत काम करेगी, अब NSO जो है वो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि जिसको हम MOSPI बोलते हैं, MOSPI, इसके अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, ये पूरा मामला है। चलिए आगे समझते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है इसका क्या बैकग्राउंड है, इसमें अर्लियर इसको पहले क्या बोलते थे, पहले हम इसको बोलते थे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, CSO को, या अगर हम CSO के बारे में बात करें तो CSO किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, CSO जो है वो करता है कोऑर्डिनेशन किसके संबंध में, स्टैटिस्टिकल जितनी एक्टिविटीज होती हैं भारत में उसमें कोऑर्डिनेशन करता है। और उसमें जो भी डाटा धीरे धीरे करके इवॉल्व होता है, जो भी डेटा आता है और उनका जो एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है उसको सेट करने का, उसको मेंटेन करने का काम करता है। ये आप देख रहे होंगे इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये पूरा आपका आर्टिकल है। आज के लिए बस इतना ही, आज के आर्टिकल्स बस इतने ही थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और जितने भी लोग UPSC UPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर चाहे तो आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UPPSC की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए आपके जो करंट अफेयर्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेली करंट अफेयर जो है, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ आधे घंटे का समय निकाल कर आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखिए, जिससे कि मंथली मैगजीन पढ़ने का जो आपके ऊपर भार होता है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। ठीक है, और आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है
वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।